साथियों नमस्कार। साथियों, ये हैं सम्राट चौधरी, बिहार के नए गृह मंत्री, यानी कि बिहार को नया होम मिनिस्टर मिल गया है 20 साल बाद। 20 साल से होम मिनिस्ट्री नीतीश कुमार के पास ही थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार सीएम तो हैं लेकिन होम मिनिस्ट्री उनके पास नहीं है। जैसे ही बीजेपी के सम्राट चौधरी ने होम मिनिस्ट्री का पद संभाला, तुरंत देखा गया कि बिहार में एक के बाद एक एक्शंस हो रहे हैं। कहीं बुलडोजर चल रहे हैं, कहीं पर एनकाउंटर हो रहा है, कहीं पर मास पकड़ा जा रहा है। बड़े स्तर पर जैसे ये कार्रवाई होना स्टार्ट हुई, तुरंत मीडिया में हवा बन गई कि बिहार को मिल गए हैं बिहार के योगी। कल सम्राट चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही कि अब दंगाइयों को बिहार छोड़ना होगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार एक तरह से लालू के युग के बाद पूरी तरह से दंगाइयों, अपराधियों, इन सब से घिर गया था। यह माना जाता था कि अगर आपको बिहार में एमएलए बनना है, नेतागिरी में जाना है, तो पहले दंगाई बनना पड़ेगा, पहले अपराधी बनना पड़ेगा, बड़ा आपको माफिया बनना पड़ेगा। और देखा जाता था मोर और लेस हर पार्टी में दंगाई, अपराधी खूब भरे रहते थे। सबसे ज़्यादा लालू की पार्टी में ही रहते थे। बिहार वहाँ से सफाई करता हुआ काफ़ी हद तक पहले से कंट्रोल्ड है। अपराध उतने नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, आज भी माफिया हैं, आज भी दंगे हो रहे हैं, आज भी बड़े स्तर पर हथियारों की तस्करी हो रही है। ये सारी चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं। दंगों से मेरा आशय है छोटे मोटे स्तर पर जो वहाँ पर गुंडई होती है उससे। तो ये सारी चीज़ें जो बिहार में हो रही हैं, अब शायद धीरे धीरे देखने को मिले कि बिहार में भी वही चीज़ होने लग जाए जो यूपी में है। और जिस तरह से यूपी के दंगाइयों में, यूपी के अपराधियों में एक खौफ है पुलिस का, एक खौफ है योगी का, वही एक खौफ अब धीरे धीरे बिहार में भी देखने को मिलेगा। आप कहेंगे ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई हैं, तो मैं आपको कुछ घटनाओं से अवगत कराता हूं। बेगूसराय में पुलिस एसटीएफ के साथ एक एनकाउंटर होता है और एक वहां का कुख्यात बदमाश है, इसने कुछ ऐसे कारनामे किए हुए हैं, मर्डर केस भी इस पर चल रहा है, जिसकी वजह से ये जेल गया हुआ था। ये जेल से भी 2 महीने पहले छूटा है। उसके बाद वापस इसने एक नई वारदात को अंजाम देने के लिए हथियारों को इकट्ठा करने का कार्यक्रम बनाया था। तो माना जाता है कि ये अपने शिवदत्त नाम है इसका, अपने साथियों के साथ एक जगह पर हथियारों को लेने के लिए जा रहा था। पुलिस को पहले से पता चल गई थी। पुलिस ने वहां पर दबिश की, इन सबको एक तरीके से घेरा, फिर एनकाउंटर हुआ तो शिवदत्त के पैर पर गोली लग गई है और ये समय पुलिस की गिरफ्त में है। इस प्रकार की घटना जैसे ही होती है। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो शिवदत्त राय है, आपकी जानकारी के लिए, ये हिंदू है। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि जब कभी कोई मुसलमान के साथ एनकाउंटर होगा तो पूरे देश में हवा बना दी जाएगी कि बिहार में अब एक तरीके से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये एक नैरेटिव होता है। आप यूपी में भी देखोगे, जब से ये एनकाउंटर वाली बात यूपी में फेमस हुई थी, वो केस था विकास दुबे वाला। तो विकास दुबे हिंदू था, पंडित था, बावजूद उसके हम उसका विरोध करते हैं और उसके साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि यूपी में ज्यादातर एनकाउंटर हिंदुओं के हुए हैं, मुसलमानों की संख्या उससे कम है। लेकिन हवा ऐसी बनाई गई है कि योगी तो मुसलमानों के खिलाफ हैं, यूपी सरकार तो मुसलमानों के खिलाफ है। ये एक नैरेटिव होता है, इस नैरेटिव में मत फंसिएगा। इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल देकर के बता रहा हूं कि बिहार में अभी जो एनकाउंटर की खबर चर्चा में आई है, इसमें नाम है शिवदत्त राय। ठीक है जी, हिंदू है, मरा नहीं है, केवल पैर में गोली लगी है, पुलिस की गिरफ्त में है। ठीक है जी। इसके साथ ही यह देखा गया कि सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मांस, यानी कि जो बैंड मांस होता है, जो बैन किया जा चुका है, उसको लेकर के कुछ लोग जा रहे थे। पब्लिक ने देख लिया, पब्लिक उन पर टूट पड़ी और जैसे ही पब्लिक टूटी, फिर पुलिस को भी 4 राउंड की फायरिंग करके मामले को शांत कराना पड़ा। यानी कि पब्लिक में भी अब एक जोश आ रहा है कि हाँ, ये चीज़ नहीं होने देनी है। जैसे यूपी में भी आप देखते हो, जब बदमाश कोई बदमाशी कर रहा होता है तो पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है कि इसको पकड़वाएं। इसी तरह से समस्तीपुर में बुलडोजर एक्शन स्टार्ट हो गया है। हालांकि 21 नवंबर से ही हो गया था। जैसे ही 20 को इन्होंने शपथ ग्रहण करी थी, उसके बाद 21 से ही बुलडोजर एक्शन स्टार्ट हो गया है और समस्तीपुर में जितना भी अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और उसको धीरे धीरे इस फॉर्मूले को बताते हैं कि समस्तीपुर के आसपास के क्षेत्र में भी ले जाया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में आप देखोगे बिहार में बड़े स्तर पर आपको बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेंगे। बिहार में एक चीज और भी है, वो ये कि आप गौर से अगर बिहार को देखें तो नेपाल से इसका बॉर्डर सटता है और बांग्लादेश से अगर कोई घुसपैठिया आता है तो थोड़ा सा बंगाल क्रॉस करके वो सीधे बिहार में आ सकता है। तो बिहार इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल से जो शेयर करता है, जाहिर सी बात है वहां पर कोई किसी तरह की कोई इंटरनेशनल बाउंड्री भी नहीं है, तो बड़ा आसान है नेपाल के रास्ते बिहार से, यूपी से, उत्तराखंड से तस्करी करवाना। योगी ने यूपी में क्या किया है, जितने भी ऐसे स्थल हैं जो धार्मिक कहते हैं अपने आप को,
जो ऐसी गतिविधियों में शामिल थे जहां पर किसी तरह का कोई रेडिकलिज्म फैलाया जा रहा है, किसी तरह की कोई ऐसी बात कम्युनिकेट की जा रही है जिससे दंगा भड़क सके, उन सबको तोड़वा दिया है या बैन कर दिया है। इसमें बड़ी संख्या में मदरसे पाए गए हैं। तो यूपी में तो योगी जी ने एक्शन बाउंड्री पर ले लिया है, लेकिन अभी बिहार में जरूरत है, तो इसलिए सम्राट चौधरी से आस की जाती है कि वो ऐसा कुछ करेंगे। सम्राट चौधरी को इतना ज्यादा हाईलाइट जब कल न्यूज में किया गया, देखिए अब थोड़ा सा पीछे की बात देखते हैं और फिर बताएंगे सम्राट चौधरी क्या है। होता क्या है, कोई भी नेता अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट करता है, वो वैसे प्रोजेक्ट करता है या तो वो जैसे करवाना चाहता है, या उसे आइडिया लग जाए कि जनता क्या चाहती है, या उसे ये आइडिया लग जाए कि जनता में मेरा परसेप्शन कैसा बन रहा है, अगर वो जनता को पसंद आ रहा है तो उसको और बढ़ाओ। जैसे कल सम्राट चौधरी ने जो ये 2-3 काम करवाए, उसके बाद एकदम से मीडिया में छाया कि साहब एक नए योगी मिल गए हैं। तो सम्राट चौधरी के पास ये खबर पहुंची होगी कि साहब आपकी छवि को योगी जी की छवि के साथ कंपेयर किया जा रहा है। हालांकि पहले भी किया गया है, लेकिन असली चीज तब होती है जब पुलिस आपके पास होती है और पुलिस एक्शन ऐसा लेती है कि अपराधी डरने लगे, तब योगी जी से कंपेयर करने में ज्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे इनको पता चला होगा कि मेरे को योगी जी से कंपेयर किया जा रहा है, जाहिर सी बात है अब इस चीज को ये और अच्छे से करेंगे। पॉलिटिक्स हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज हो, सारा खेल होता है परसेप्शन का। लोग आपको परसीव कैसा कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में इमेज कैसी है। अगर लोगों को लगता है कि ये आदमी हमारे लिए बहुत अच्छा है, या ये आदमी दुश्मनों को धूल चटा सकता है, या ये आदमी अपराधियों में दहशत पैदा कर सकता है, तो उस आदमी को जनता चुन लेगी। भले ही वो आदमी खुद कर रहा हो, ना कर रहा हो, उसे कोई बता रहा हो तब वो कर रहा हो, जो भी है, परसेप्शन मैटर करता है। तो नेता जब ये समझ जाए कि कौन सा परसेप्शन फिट बैठ रहा है, तो नेता फिर उसी चीज को आगे बढ़ाता है। याद कीजिए 2017 में जब योगी जी आए थे, आते ही योगी जी ने भी ऐसे ताबड़तोड़ एक्शन लिए थे। अवैध बूचड़खानों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाएगा, अपराधियों की लिस्ट निकालिए, इस तरह की बात हो रही थी। रोमियो स्क्वाड, एंटी रोमियो स्क्वाड बना दिया गया था। उसके बाद योगी जी एकदम से चर्चा में आ गए, तो तब से लेकर अब तक चर्चा से बाहर नहीं गए हैं। तो जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी इस चीज को भांप रहे हैं। दूसरी बात, अभी जब चुनाव चल रहे थे तो अमित शाह ने मंच से कहा था कि लोगों से कहा था कि आप लोग सम्राट चौधरी को वोट देकर के विजयी बनाएं, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। लोगों को लगा कहीं सीएम तो नहीं बनाएंगे। बड़ा आदमी का मतलब अब आप समझ रहे हैं। बिहार में जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि इस बार हो सकता है नीतीश सीएम ना बने, या हो सकता है कुछ महीनों के लिए, कुछ समय के लिए बन जाए फिर हट जाए। ये कयास सब लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरा कार्यकाल तो नहीं करेंगे, हो सकता है 1 साल में, 6 महीने में, 1.5 साल में, कब हट जाए पता नहीं। हटने का जो ग्राउंड होगा वो जाहिर सी बात है हेल्थ का ग्राउंड होगा कि भाई उनका स्वास्थ्य सही नहीं रहता, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी क्या है, जो चुनाव जीता गया है, इसमें यह देखा गया है कि बड़े स्तर में महिलाओं ने जो वोट किया है जेडीयू को, वो नीतीश कुमार की छवि के कारण किया है। लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने महिलाओं को पहले से सशक्त किया है, उनको सिक्योरिटी दी है, तो महिलाएं लंबे समय से नीतीश कुमार से जुड़ी हुई थी। अगर आज वो नीतीश कुमार को सीएम न बनाए, ये एनडीए वाले, तो एक बड़ा वोट बैंक नाराज हो सकता है, और हो सकता है कि नाराजगी कई तरीके से अलग अलग जगहों पर रिफ्लेक्ट हो। दूसरा, कई लोगों ने वोट जाहिर सी बात है इस भरोसे में दिया कि नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, तो अगर नहीं बनाओ तो फिर विश्वासघात हो जाएगा। और तीसरी बात यह भी है कि नीतीश कुमार को जब आप सीएम बनाते हो तो विपक्ष को भी मौका नहीं मिलता किसी तरह का कोई कैंपेन चलाने का। अब धीरे धीरे आप क्या देखोगे, नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे, ज्यादा फैसलों में वो दिखाई नहीं देंगे, चर्चा में सम्राट चौधरी रहेंगे, और धीरे 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 जनता के बीच सम्राट चौधरी पॉपुलर होते चले जाएंगे। जब ये लगेगा कि हाँ सम्राट चौधरी इतने पॉपुलर हो गए कि अब इन्हें सीएम बना दिया जाए तो जनता खुश रहेगी, तब जाकर के ये एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है सम्राट चौधरी को सीएम बनाया जाए, हो सकता है ना भी बनाए, होम मिनिस्टर बना के रखें, इनको पार्टी का प्रबंधन भी संभालने को दे दें। अब अमित शाह हैं, अमित शाह खूब अच्छे होम मिनिस्टर हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हैं, पर नहीं पीएम है, पीएम फिर भी मोदी है। ये चीज भी हो सकती है। बट सम्राट चौधरी बिहार के एक ऐसे पोल होंगे जिसके इर्द गिर्द अब बिहार की खबरें आपको देखने को मिलेंगी। सम्राट चौधरी का नाम इतना ज्यादा क्यों लिया जा रहा है, क्या इनमें ऐसी विशेषता है कि साहब इन्हीं के इर्द गिर्द सब कुछ घुमाया जा रहा है, तो इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी बताया जाता है 57 साल के हैं। ये वही एज है 50 से 60 के बीच का जिसमें हमारे योगी जी और ये सब लोग चल रहे हैं। ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, इससे पहले भी थे। इन्होंने कई पार्टीज में काम किया है। एक ज़माना था 1999 के आसपास जब ये राबड़ी देवी की सरकार में भी मिनिस्टर थे बिहार में, यानी आरजेडी के साथ काम किया हुआ है। इन्होंने जेडीयू के साथ भी काम किया हुआ है, इन्होंने बीजेपी के साथ भी काम किया हुआ है। अभी जब इलेक्शन हुए हैं बिहार में तब ये एमएलए बने हैं। इससे पहले 10 साल से ये एमएलसी थे, विधान परिषद से ही अपना काम चला रहे थे।
जब ये विधान परिषद में थे लगातार इन्होंने जेडीयू को भी निशाने पर लिया है। ये इनकी विशेष बात रही है कि बेशक एनडीए में रहे हैं लेकिन समय समय पर जेडीयू के नेताओं को भी टारगेट करते रहे हैं, नीतीश कुमार को भी पॉइंट आउट करते रहे हैं। इससे जेडीयू असहज होती रही है। बावजूद उसके इनके होम मिनिस्टर बनाए जाने पर जेडीयू को कोई आपत्ति नहीं है, नीतीश कुमार को कोई आपत्ति नहीं है। तो समझ जाइए पकड़ इनकी अच्छी है। दूसरी बात, इन्होंने, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में आपको एक बार दिखा दूं, मुंगेर ये रहा, यहां से ये आते हैं, ये बिहार का मैप है, और यहां पर तारापुर विधानसभा सीट से ये आते हैं। ठीक है साहब, ये 2000 में और 2010 में एमएलए रहे हैं। उसके बाद 2010 में इन्हें चीफ विप बना दिया गया था अपोजिशन पार्टी का। जून 2014 को इन्होंने एक मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला था गवर्नमेंट ऑफ बिहार में। और उसी वक्त आप देखिए 2013-14 के आसपास की बात है, जहां तक मैं डेट को लेकर के कंफर्म हूं, 13-14 के आसपास आरजेडी में स्प्लिट हुआ था। बताया जाता है कि उस स्प्लिट में जो 13-14 एमएलए टूटे थे उसको तोड़ने में सम्राट चौधरी की अहम भूमिका रही है जी। ठीक है, फिर 2021 में इनको पंचायती राज मिनिस्टर बना दिया गया नीतीश कुमार की कैबिनेट में। 2014 में ये मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग के जो मिनिस्टर रहे थे वो जीतन राम मांझी की मिनिस्ट्री में रहे थे। ठीक है जी, थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी भी बिहार के सीएम रहे थे। फिर जब नीतीश कुमार को लगा गड़बड़ कर देंगे तो फिर उनको हटा दिया गया। ठीक है, 1999 में राबड़ी देवी मिनिस्ट्री में भी ये मिनिस्टर ऑफ मेट्रोलॉजी एंड हॉर्टिकल्चर रहे हैं। ठीक है, जब ये पंचायती राज मिनिस्टर थे तो इनकी एक बार बहस हो गई थी एमएलए के स्पीकर के साथ, फिर बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी। तो बड़े वैसे रहे हैं, एग्रेसिव नेचर के रहे हैं। जिस पार्टी में जैसे एनडीए में है तो जेडीयू के नेताओं के खिलाफ ही बोल देंगे, असेंबली में बैठे हैं तो स्पीकर से बहस कर लेंगे। ठीक है जी, इस प्रकार का इनका है। इनको 2023 मार्च से लेकर के अगले साल जून 2024 तक बीजेपी का प्रेसिडेंट भी बनाया गया था बिहार में। तो इनमें कोई तो क्वालिटी देखी होगी तभी तो बनाया गया है। उसके बाद ये कोरी और कुशवाहा कास्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। बिहार में जो कोरी और कुशवाहा हैं वो 4.26% के आसपास है ना। और जो नीतीश कुमार है वर्तमान सीएम, वो आते हैं कुर्मी कास्ट से। कुर्मी कास्ट वहां पर 2.8% के आसपास है। यानी कि नीतीश कुमार की जो कास्ट है उससे भी दुगना यहां पर कोरी कास्ट है बिहार में, कुशवाहा वाले जो हैं, तो उनको ही रिप्रेजेंट करते हैं। फिर जब पिछले साल इन्हें हटाया गया था बीजेपी के पद से, तो उसके बाद ये बताया गया कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक अपने साथ लेके आ नहीं पा रहे हैं कोरी समाज का, तो इसलिए हटाया गया, सब बताया गया। बाकी इनका क्या कारण रहा होगा कह नहीं सकते। ठीक है जी, बाकी इनको कई बार जब इन्होंने कई भड़काऊ बयान दिए हैं, कई ऐसे कमेंट किए हैं, उसके बावजूद भी बीजेपी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स ने इनको आकर के डिफेंड किया है, जिसमें गिरिराज सिंह भी एक हैं। ठीक है, 2023 में ही जो ये चौधरी साहब हैं, इन्होंने विजय कुमार सिन्हा और अन्य बीजेपी के लीडर्स के साथ एक प्रोटेस्ट भी किया था, जिसमें 10 लाख जॉब्स जो प्रॉमिस की गई थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के द्वारा, उस पर सवाल उठाए थे। नीतीश कुमार पर समय समय पर अलग अलग प्रकार के सवाल उठाते रहे हैं। मैं सिर्फ इनके एक एक कारनामे इसलिए गिना रहा हूं जिससे कि आइडिया लग सके कि छवि कैसी है। ठीक है जी, और इन्होंने जेडीयू के लल्लन सिंह पर भी प्रश्न उठाया था कि लल्लन सिंह ने अपनी जो लोकसभा क्षेत्र है मुंगेर का, वहां पर शराब बंटवाई है। कई और भी ऐसे रहे हैं जिनको टारगेट पर लिया है। अब एक एक का नाम क्या डिस्कस करें, बट कहने का मतलब ये है एग्रेसिव छवि के ये रहे हैं। उसके अलावा अभी जैसे जैसे बिहार में ये अभी पद संभाले हैं, धीरे धीरे चर्चाओं में आएंगे। आप देखेंगे कि वहाँ पर गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शंस होंगे। उसके साथ ही अब बिहार में बीजेपी की मजबूती को और बढ़ाया जाएगा। ऐसे लोगों को आगे किया जाएगा जो बीजेपी को मजबूती से बिहार में सिंगल हैंडेड पार्टी बना करके रखें। ये आप देखेंगे समय के साथ। अब आप कहेंगे क्या इनके ऊपर कोई केस नहीं चल रहे हैं क्या, ये पूरी तरह से बेदाग हैं? ऐसा भी नहीं है। इनके ऊपर अभी 2 केस चल रहे हैं। एक केस तो ये चल रहा है कि इन्होंने एक ऐसे काम को कर दिया जो प्रतिबंधित था, ऐसे कोई हत्या वत्या नहीं कही है। और दूसरा इन पर जो केस चल रहा है वो ये कि पिछले जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2024 में, तब इन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया था। इसके अलावा प्रशांत किशोर इन पर एक आरोप लगाते हैं कि 1995 में मर्डर हुआ था। उस मर्डर में शिल्पी जैन और गौतम सिंह 2 लोग मृत पाए गए थे कार में। तो उस मर्डर में कुछ लोग शामिल थे। प्रशांत किशोर का कहना यह है
कि उस मर्डर को करने वाले, प्लांट करने वाले लोगों में से एक थे सम्राट चौधरी। लेकिन उस वक्त अगर जजमेंट को देखा जाए तो सम्राट चौधरी उस समय माइनर थे, यानी कि 18 साल से भी कम थे, इसलिए इनको उस केस में नहीं रखा गया था और इनको बरी कर दिया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर का कहना यह है कि जब 2020 में बिहार में चुनाव हुए थे तब उस समय इन्होंने जो एफिडेविट दिया था उसमें अपनी एज 51 दिखाई थी, यानी कि उस हिसाब से 1995 में ये 26 साल के हुए, यानी 18 से तो ज़्यादा के ही हुए। तो इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि ये घपला किया है एज के साथ, इसको लेकर के वो बयान दें सम्राट चौधरी, वरना मैं सबूत दिखाऊंगा। फिर अभी जब 2025 के चुनाव हुए बिहार में, तो वहाँ पर जो अपने पूरी सारी चीज़ें बतानी होती है, हलफनामा देना होता है, एफिडेविट देने होते हैं, उसमें सम्राट चौधरी ने अपनी 10th की कोई मार्कशीट नहीं दी। इस बात को लेकर के भी प्रशांत किशोर इनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि पहली बात तो 10th की मार्कशीट इसलिए नहीं दी क्योंकि ये 10th तक पढ़े ही नहीं है, और दूसरी बात इसलिए भी नहीं दी है किसी तरह का कोई मार्कशीट वगैरह क्योंकि उससे इनकी एज का पता चल जाएगा। तो ऐसे आरोप इन पे लगते रहे हैं। और एक बात ये भी है, अब इन्होंने क्या क्राइम किया, क्या क्राइम नहीं किया, इस पर तो बहस करी नहीं जा सकती, ये अदालत का मामला है। लेकिन अगर माना जाए कि ये किसी तरह से किसी मामले में थे भी, तो वो मामला बहुत पुराना हो चुका है। अभी मान लो ये बिल्कुल सही चलें और बिहार को प्रोग्रेस की ओर लेकर के जाएं, तो हम तो यही चाहते हैं, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिहार में जितने भी नेता, जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम था, सब एक से एक माफिया थे, माफिया। क्या हाल था बिहार में, हम गंगाजल पिक्चर देख करके हमको पता चल सकता है। तो जिस लेवल का माफियागिरी चलती थी, उस लेवल में उसके अगर 0.1% भी अगर किसी ने कुछ किया है तो उसको नेगलेक्ट अभी कर दो, ताकि भाई काम देख लें। अगर काम गड़बड़ है तो फिर तो हटा ही दो, क्या मतलब है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब गड़े मुर्दे प्रशांत किशोर उखाड़ते हैं तो वो उनको अपनी पॉलिटिक्स चमकानी है, जो वो चमका नहीं पा रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। बट अभी सम्राट चौधरी का तो यही पूरा एक सीन बनता दिख रहा है। बीजेपी धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि हर जगह पर अपना एक ऐसा नेता तैयार कर रही है जो कहीं ना कहीं योगी जी के ब्रांड का हो। जैसे यूपी में योगी जी हैं। अच्छा, लोगों को एक बात की गलतफहमी रहती है कि योगी जी में और अमित शाह में बन नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमित शाह उस टाइप के आदमी है ही नहीं कि किसी से बैर रखें और उसको पद पे भी रखें। पहली बात तो अमित शाह योगी जी को पद पे नहीं रखे हुए हैं। अमित शाह को पता है कि योगी जी इतने पॉपुलर हैं कि अगर योगी जी को आज हटाया तो यूपी में सरकार नहीं आ पाएगी बीजेपी की। तो जब अमित शाह को ये पता है कि योगी जी को रखना ही है, वो उनको हम हटा नहीं सकते, हम हटाएंगे तो जनता स्वीकार करेगी नहीं, तो जब वो पद पे हैं तो उनके साथ फिर अच्छे से बना के चलो, कम से कम प्रोग्रेसिव तो हो। अगर उनसे बिगाड़ के चलोगे तो यूपी में भी खेल बिगड़ेगा, केंद्र में भी खेल बिगड़ेगा। 2024 के इलेक्शन में हम देख चुके हैं। तो अमित शाह इतने आम आदमी नहीं है कि जरा जरा सी बात पर किसी से टसल पाल के बैठ जाएं और काम चलाएं, ऐसे नहीं होगा। वो बड़े सहज आदमी हैं, चेस के बड़े तगड़े प्लेयर हैं। उनको पता है कि अगर ये चीज़ यहाँ है और रखनी है तो फिर ढंग से रखी जाए। तो इस समय अमित शाह योगी जी को मेन उसमें लेके चल रहे हैं, ध्यान में लेके चल रहे हैं। उन्हें पता है कि मोदी जी के बाद योगी जी का ही नंबर है, इन्हीं की स्वीकार्यता है, तो जाहिर सी बात है उन्हीं को लेकर के चलो। अमित शाह को यह भी पता है कि उनको फ्रंट पे नहीं आना, काफ़ी चांसेज है अमित शाह पीएम बनने के इच्छुक नहीं है, ऐसा लगता है। तो उनको जो करना है वो बैक हैंड पे ही करेंगे। तो जाहिर सी बात है योगी जी बिल्कुल अपना सेफ है, अपना काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो बीजेपी सोच के चल रही है या अमित शाह सोच के चल रहे हैं वो ये कि देश के अलग अलग कोनों पर योगी ब्रांड तैयार की जाए। जैसे आप असम में देख रहे हैं हेमंत बिस्व शर्मा, वो भी एग्रेसिव हैं। आप तमिलनाडु में देख रहे हैं अन्नामलाई, वो युवा हैं, एग्रेसिव हैं, किस तरह से लीड कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, एग्रेसिव नहीं है लेकिन बहुत चाणक्य टाइप पर्सनैलिटी है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी तो नहीं कहा जा सकता लेकिन काफ़ी चर्चाओं में रह रहे हैं मोहन यादव। देखिए आगे क्या होता है, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। यहाँ जंगल सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर ट्राइब सबसे ज़्यादा हैं, यहाँ के लोग बड़े शांति प्रिय हैं, यहाँ ऐसे कोई क्राइम होता ही नहीं है कि एनकाउंटर करने पड़े। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में उनके आने पर क्या फ़ायदा हुआ है ये विद द टाइम 10 साल बाद ही पता चल पाएगा, या कोई इनका एनालिसिस ऐसा करे तब पता चल पाएगा। अब बिहार में भी कोशिश की जा रही है कि तैयार किया जाए सम्राट चौधरी जैसे व्यक्ति को लेकर के। अब देखना अगर बंगाल बीजेपी जीतती है तो बंगाल में फिर ऐसा नेता रखा जाएगा जो बिल्कुल फायर ब्रांड होगा, देखेंगे कौन होगा। बट इस तरह से देश में एक लीडरशिप तैयार की जा रही है बीजेपी के द्वारा, जो कांग्रेस में कभी नहीं की जाती है। कांग्रेस में वही आदमी पद पर पहुंच सकता है जो गांधी परिवार के तलवे चाटता होगा, इसलिए वो विफल है। तो ये दोनों अप्रोचेस में अंतर है। विद द टाइम देखते हैं क्या होता है। खैर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपने नाम सुना होगा
केंद्र में मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का, उनको भी हल्के में मत लीजिएगा। उन पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। धर्मेंद्र प्रधान मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़े प्लेयर होने वाले हैं। बहुत चांसेस हैं कि उन्हें बीजेपी का अध्यक्ष भी बना दिया जाए। अभी अध्यक्ष को लेकर के कोई नाम सामने नहीं आ रहा है, बट एनालिसिस ये कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान भी हो सकते हैं। देखते हैं। वैसे उन पर एक वीडियो लेकर के आऊँगा। बहुत अंडररेटेड व्यक्ति हैं, उनको उतना ज़्यादा चर्चा में रखा नहीं जाता, पर बहुत ज़्यादा चाणक्य टाइप बुद्धि उनके पास भी है। अमित शाह उन पर बहुत भरोसा करते हैं, तो उन पर भी हम वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।